हेलो एवरीवन। ये विजन आईएएस की मैगजीन है नवंबर 2025 की। इसमें पहला टॉपिक है राज्य व्यवस्था एवं शासन। ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में इसमें पहला टॉपिक है बढ़ता वैश्विक परमाणु जोखिम और निरस्त्रीकरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है। और ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस मैगजीन को कर लिया जाए तो यहाँ से मोस्टली मेंस में भी और प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। बढ़ता वैश्विक परमाणु जोखिम और निरस्त्रीकरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण। निरस्त्रीकरण क्या होता है? इसमें रासायनिक, परमाणु, जैविक या पारंपरिक हथियार भी इसके अंतर्गत, उनको सभी को कम करना या पूरी तरीके से खत्म करने की प्रक्रिया होती है। और इससे क्या होगा? इसका उद्देश्य वैश्विक शांति को बढ़ावा मिलेगा और जो भी इसमें हथियारों की होड़ थी उसको कम किया जा सकेगा और जो भी मानवता के खतरे हैं उनको भी कम होंगे, क्योंकि जो परमाणु हथियार हैं या जैविक है या रासायनिक है, उनकी जो होड़ हो रही थी उसमें पूरी तरीके से उनको खत्म किया जा रहा है। तो वही होता है निरस्त्रीकरण। अभी सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने दोबारा से परमाणु हथियारों के परीक्षण को शुरू करने की घोषणा की है। इसमें जो दशकों से जो निर्मित परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण प्रयास किए जा रहे थे अब वो कमजोर होंगे। बढ़ती परमाणु जोखिम के पीछे यहाँ पर कारक कौन कौन से हैं? जैसे एक देश है, दूसरा देश है, इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो अब यहाँ पर ये सोचेंगे कि सुरक्षा के लिए हमारे पास परमाणु या जैविक हथियार या फिर रासायनिक हथियार हमारे पास होने चाहिए। तो संघर्ष राज्यों को परमाणु सुरक्षाकरण और तत्परता की ओर अग्रसर करते हैं। जैसे सिप्री की रिपोर्ट है, यहाँ पर वार्षिकी आती है, ये 2024 के अनुसार इसमें बताया गया है कि जो परिचालन वार हेड्स हैं उनकी संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। परिचालन वार हेड्स का मतलब होता है जैसे कि एक मिसाइल है या एक हथियार है, उसमें हथियार में मिसाइल और बम होते हैं जो एक सक्रिय रूप से तैनात किए जाते हैं कि हाँ कभी भी हमला हो सकता है, तो इसको सक्रिय रूप से तैनात किया जाएगा और इनका उपयोग जो किया जाता है सैन्य अभियानों के लिए किया जाता है। जो भी यहाँ पर परिचालन वॉरहेड्स, इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। सिद्धांतिक अस्पष्टता, परमाणु प्रतिक्रिया की सीमा पर स्पष्टता का अभाव गलत आकलन के जोखिम को ये बढ़ावा देता है। यहाँ पर इसमें उदाहरण भी दिया गया है, जैसे परमाणु कमांड सिस्टम है, इस पर साइबर हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई को लेकर अनिश्चितता होती है। संधि व्यवस्था का इसमें विघटन होता है। जो भी संधि होती है, जैसे INF संधि है, अब INF संधि ये भारत नहीं है, इसमें रूस और अमेरिका के बीच में है और इसको 1987 में 1987 में यूएसए और सोवियत संघ, उस टाइम पे रूस को सोवियत संघ के नाम से ही जाना जाता था, उसके बीच में ये एक महत्वपूर्ण हथियार नियंत्रण समझौता है और ये 8 दिसंबर 1987 को इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें जो भी 500 और 5500 के बीच में जो भी मारक क्षमता के इसमें मिसाइल होती हैं उनके निर्माण, तैनाती, कब्जे पर प्रतिबंध लगाना था INF संधि के अंतर्गत। और ये यूएसए और रसिया के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे 8 दिसंबर 1987 को। और इसका उद्देश्य यही था कि शीत युद्ध के दौरान जो परमाणु हथियारों की होड़ हो रही थी उनको कम करना था और इसमें इसका उल्लंघन किया जा रहा है। और ईरान परमाणु समझौते से जो अमेरिका है इसका भी हटना, जो ईरान है, ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका से ये हट रहा है। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं वैश्विक परमाणु हथियार संधियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे कि जो परमाणु अप्रसार संधि है NPT, इसे 5 मार्च 1970 इस तरीके के क्वेश्चंस भी अब पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में। और इसमें 191 सदस्य देश हैं। इसमें जो 5 देश हैं इन्होंने 1967 से पहले ही जो परमाणु हथियार है उनको बना लिया था। जो परमाणु हथियार है 1967 से ही पहले बना लिया था। अब जो 5 इसमें कंट्रीज है ना, वो UN के एक स्थायी सदस्य भी हैं। कौन कौन से हैं? एक तो USA है, इसमें चाइना है और रसिया है और इसमें फ्रांस और UK है। इसमें 5 देश हैं, ये स्थायी मेंबर भी हैं UN के और इन्होंने 1967 से पहले अपने परमाणु हथियार भी बना लिए थे। अब इसमें और जो NPT संधि है इसमें बोला जाता है कि कोई भी
देश अब परमाणु हथियार और उनकी जो तकनीकी है उससे फैलाने से रोकना है। जो अब देश है वो नहीं बना सकते हैं, ऐसा इस संधि में बोला जाता है। शांतिपूर्ण उपयोग के लिए उनको बढ़ावा दिया जाए, ना कि इनका बढ़ावा युद्ध के लिए दिया जाए, इस तरीके से इसमें बोला जाता है। तो एक तरीके से इसमें भेदभाव किया जाता है देशों के साथ में। परमाणु हथियारों और उनके जो तकनीक हैं उनको फैलाने से रोकना है, और परमाणु ऊर्जा के जो शांतिपूर्ण उपयोग है उनको बढ़ावा देना, परमाणु निरस्त्रीकरण को लक्ष्य को आगे बढ़ावा देना है, और इसका उद्देश्य जो प्रसार है, यहाँ पर परमाणु अप्रसार संधि, इसमें प्रसार को रोकना, शांतिपूर्ण उपयोग करना, और जो निरस्त्रीकरण है इसमें पूरी तरीके से परमाणु हथियारों को खत्म कर देना। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT 1996 की है ये, और परमाणु विस्फोट परीक्षण को प्रतिबंधित करती है। जो भी परमाणु विस्फोट है उन परीक्षणों को ये प्रतिबंधित करती है, लेकिन कुछ प्रमुख देशों द्वारा अनुमोदन न किए जाने के कारण ये लंबित हो गई है। ये 1996 की है। न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है। जो भी टेस्ट किया जाता है न्यूक्लियर का, उस पर बैन करने के लिए इसमें बोला गया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जो CTBT है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो सैन्य या असैन्य किसी भी उद्देश्य के लिए सभी तरह के जो भी परमाणु विस्फोट हैं उन पर प्रतिबंध लगाती है। इसे 1996 में अपनाया गया था, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। और इसमें कुछ देश हैं जैसे भारत भी है, और भारत है, इंडिया हो गया, और USA हो गया, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। कुछ देशों ने इस पर अपनी सहमति, अपनी पुष्टि नहीं की है, इसलिए ये अभी प्रभाव में नहीं है। पहले भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। परमाणु हथियार निषेध संधि जो TPNW 2021 है, इसमें जो परमाणु हथियार हैं उन गतिविधियों से दूर रहने के लिए कानूनी रूप से ये बाध्य करती है। पूर्ण उन्मूलन की बात करती है ये, कि पूरी तरीके से यहाँ पर निषेध किया जाए। निरस्त्रीकरण सम्मेलन ये 1978 का है। निरस्त्रीकरण सम्मेलन वही होता है जो हथियार होते हैं उनको भंडारण, प्रसार, उपयोग उनको कम कर देना या पूरी तरीके से उनको खत्म करने की प्रक्रिया होती है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों का जो कार्यालय है UNODA, ये विश्व स्तर पर सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण का लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 या 19 में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शंस थे उसमें, और उसमें कि इनमें से कौन सा सही होगा। इसकी स्थापना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में की गई थी, और इसे 2005 में शांति पुरस्कार भी दिया गया था, और भारत भी इसका सदस्य देश है, और इसमें 178 मेंबर्स शामिल हैं। परमाणु प्रौद्योगिकी का सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करती है ये। इसी तरीके का वहाँ एक ऑप्शन भी था जो करेक्ट आंसर था। परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक विश्वव्यापी केंद्र है, और उद्देश्य परमाणु ऊर्जा को सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, परमाणु हथियारों के जो प्रसार है उसको रोकना है, और ये UN की एक स्वायत्त एजेंसी है, एटोनोमस एक एजेंसी है, संस्था है जो परमाणु हथियारों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने को बढ़ावा देती है। भविष्य के लिए समझौता 2024 पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की ये पुष्टि करता है। जो भविष्य के लिए समझौता 2024 है, इसमें त्रुटिपूर्ण जो चेतावनी है इसका भी जोखिम होता है, तो ये भी इसको बढ़ावा देता है। जैसे 1983 की जो सोवियत त्रुटिपूर्ण चेतावनी की घटना है, अंतरिक्ष का सैन्यकरण, जैसे इसमें अमेरिकी स्पेस फोर्स का विस्तार किया जा रहा है, AI का सशस्त्रीकरण किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर AI है, इसका बढ़ता जो प्रयोग है ये निर्णय प्रक्रिया को तीव्र करता है। अब जैसे जो परमाणु है उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है, AI ये ऑटोमेटिक काम करता है, ये गलत व्याख्या की संभावना को भी बढ़ाता है, और इसके कारण जो परमाणु तनाव है इसका जोखिम बढ़ जाता है। यह जोखिम परमाणु प्लेटफॉर्म्स के बाहर
भी उत्पन्न हो सकता है। परमाणु निरस्त्रीकरण, जैसे हमने अभी ऊपर देखा, इसका उद्देश्य यही होता है कि जो परमाणु हथियार है उनको कम करना या फिर समाप्त करना। इसके कई मुद्दे भी होते हैं। अप्रभावी वैश्विक मंच, बहुपक्षीय संस्थाओं ने प्रगति अत्यंत सीमित रही है, जिससे विश्वास में कमी आती है। इसका उदाहरण है निरस्त्रीकरण सम्मेलन का दशकों से ठहराव, रुकी हुई कूटनीति को ये दर्शाता है। और इसमें जो संधियां हैं, संधि की इसमें कमियां हैं, जैसे एनपीटी है, ये पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाती है, कुछ को छूट देती है और कुछ को बढ़ावा देती है। तो इसमें समझौते से बाहर निकलना, समझौते से बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि एक संधि है यहाँ पर, उसमें अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन उस पर हस्ताक्षर हो गए थे 1996 में। सीटीबीटी की जो संधि थी उसमें यूएस और मेनली यूएसए और आईएनएफ संधि है, वो यूएसए के बीच में और रशिया के बीच में। इसमें एनपीटी से बाहर निकलना और ढांचे से बाहर के जो रास्ते हैं उन पर ये, जैसे वास्तविक रूप से परमाणु संपन्न देश जो मूल संधियों से बाध्य नहीं है, ये सार्वभौमिकता को चुनौती देते हैं। और उदाहरण के लिए भारत, इजराइल और पाकिस्तान एनपीटी के दायरे से ये बाहर है। भारत भी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए गए भारत के द्वारा। प्रतिबद्धता कार्यान्वयन अंतराल, एनपीटी, रूस एनपीटी का समर्थन करता है और वितरण जो प्रणालियां उनका आधुनिकीकरण भी कर रहा है। परमाणु प्रतिरोध पर जो निर्भरता है, जैसे सैन्य क्षमताओं में असमानता के कारण कई देश हैं जो रणनीतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए परमाणु प्रतिरोध पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। अब इसमें रूस नाटो की जो अपेक्षाकृत अधिक सशक्त पारंपरिक सैन्य क्षमताओं के विरुद्ध परमाणु प्रतिरोध को बनाए रखता है। वितरण प्रणालियों के लिए जो बाध्यकारी नियम है, इनका भी अभाव किया जाता है। परमाणु निरस्त्रीकरण का जो भारत का रुख है, भारत का रुख की बात कर लेते हैं। इसमें भारत वैश्विक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य है परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है, जो सभी देशों पर समान रूप से लागू हो। भारत का कहना है कि जो सभी देशों पर गैर भेदभावपूर्ण हो और पूरे विश्व पर लागू हो, तो उसका सम्मान करेगा भारत। परीक्षण प्रतिबंध का आह्वान करने वाला ये प्रथम देश। भारत 1954 में परमाणु परीक्षणों पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने का आह्वान भी करने वाला पहला देश था भारत। परमाणु पर भारत का परमाणु सिद्धांत क्या है? विश्वसनीय न्यूनतम निवारण, जो प्रभावी निवारण के लिए न्यूनतम परमाणु क्षमता बनाए रखना। इसमें अगर परमाणु सिद्धांत पूछा जाता है भारत का, तो इसमें ये पता होनी चाहिए, मीन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। विश्वसनीय न्यूनतम निवारण, बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई और गैर परमाणु संपन्न देशों की सुरक्षा, आप प्रसार के प्रति प्रतिबद्धता और पहले उपयोग नहीं। भारत का है कि नो फर्स्ट यूज, भारत पहले यूज नहीं करेगा परमाणु का। अब अगर भारत पर परमाणु हमला किया जाता है तो भारत फिर उसको छोड़ेगा नहीं। भारत का ऐसा सिद्धांत है कि नो फर्स्ट यूज। नागरिक नियंत्रण और गैर परमाणु जो WMDS, सामूहिक विनाश के हथियार पर प्रतिक्रिया, परमाणु मुक्त विश्व का दृष्टिकोण। परमाणु प्रतिबंध अभिसमय, भारत ने 1978 में जो परमाणु हथियार हैं उनका उपयोग या उनके खतरे को प्रतिबंधित करने के लिए एक वैश्विक अभिसमय का प्रस्ताव भी रखा था। भारत ने 1978 में पूरे विश्व के सामने एक वैश्विक अभिसमय का प्रस्ताव रखा था कि जो भी परमाणु हथियार हैं उनका उपयोग और उनके खतरों को प्रतिबंधित किया जाए। चरणबद्ध निरस्त्रीकरण योजना होनी चाहिए, चरणबद्ध तरीके से होनी चाहिए, ये नहीं कि कम किया जाए उसको, ये बोला जाए कि चरणबद्ध तरीके से सबको खत्म करना है। 1988 में 3 चरणों में जो परमाणु हथियार हैं उनको समाप्त करने के लिए UNGA, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी। वैश्विक संधियों का इसमें रुख क्या है? NPT हमने यहाँ पर देख लिया, भारत इसका विरोध करता है क्योंकि इसमें 5 देश हैं जो UN के परमानेंट कंट्रीज भी हैं। अब इनको तो परमाणु हथियारों की मान्यता दे दी और 1967 से पहले ही इन्होंने बना भी लिए थे। CTBT यहाँ पर हमने देखा, इसमें भारत इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो पूछा जाता है भारत इन संधियों में से किसका हस्ताक्षर करता या किस में से इसमें भारत शामिल नहीं है, तो उसमें पहले भी पूछा गया है प्रीलिम्स में। CTBT में भी भारत नहीं जुड़ा है। TPNW जो परमाणु हथियार निषेध संधि है, भारत इसका समर्थन नहीं करता है, ना तो NPT का, ना ही
CTBT का और न ही TPNW का। बहुपक्षीय जो दृष्टिकोण है, भारत सार्वभौमिक रूप से लागू वार्ताओं के माध्यम से संपन्न समझौते का समर्थन करता है। सभी में लागू होना चाहिए सार्वभौमिक रूप से, ना कि किसी को छूट मिल गई और कुछों को यहाँ पर बना रहे हैं। निरस्त्रीकरण सम्मेलन के अंतर्गत एक परमाणु हथियार अभिसमय का समर्थन करता है। निरस्त्रीकरण सम्मेलन कि परमाणु जो हथियार है उनको पूरी तरीके से खत्म किया जाए, और भारत इसे वैश्विक परमाणु प्रतिबंध संधि के लिए मुख्य मंच भी मानता है। इसमें निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में भारत का लिख सकते हैं कि भारत की जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज़ की है, कि भारत पहले से पहले किसी पर भी हमला नहीं करेगा, अगर भारत पे किया जाएगा तो भारत करेगा। पारदर्शी सिद्धांतों, नवीनीकृत हथियार नियंत्रण, परमाणु जोखिमों को कम करने के लिए, और इसमें जो समावेशी बहुपक्षवाद है उसके माध्यम से विश्वास की पुनर्स्थापना आवश्यक होगी। इसमें सार्वभौमिक होना चाहिए, भेदभाव रहित होना चाहिए, और सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण है उसके लिए भारत का निरंतर समर्थन, संयम और जोखिम न्यूनीकरण उपायों और नागरिक नियंत्रण के साथ में मिलकर एक व्यवहारिक मार्ग भी प्रस्तुत करना है। इसमें आगे G20 के बारे में, ये दक्षिण कोरिया के बुसान में एपक शिखर सम्मेलन हुआ था। एपक की बात करें जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन इसकी फुल फॉर्म है, और जो प्रशांत महासागर है, मान लिया ये प्रशांत महासागर है, इससे जुड़े हुए कंट्रीज हैं, 21 देश हैं जो जुड़े हुए हैं, आसपास के देश हैं, उनका एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। ये आर्थिक मंच है, इसकी जो फुल फॉर्म है उसी पर ही है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये एक आर्थिक मंच है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इस तरीके के सवाल प्रीलिम्स में। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये मुक्त व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत इसका सदस्य नहीं है एपेक का, और इसका अभी एक विजन रहा था इससे जुड़ा हुआ, पुत्रज्या विजन पूछा जा सकता है, ये इसी से ही जुड़ा हुआ था 2040। इस तरीके के भी ये घोषणा पत्र किससे संबंधित थी, ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं। पुत्रज्या विजन 2040 इससे रिलेटेड था, और इसमें बोला गया था कि खुला व्यापार, नवाचार और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। तो ये इससे रिलेटेड है, एपेक के बारे में था ये। और एपेक का जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ये दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित हुआ, और इसमें एक तो चीनी राष्ट्रपति और एक अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों साथ में आए, और G2 सहभागिता के रूप में इन्होंने वर्णित भी किया। और वैश्विक मामलों में अमेरिका चीन द्विध्रुवीय, यहाँ पर चीन और अमेरिका द्विध्रुवीय व्यवस्था का ये संकेत भी देता है। यह बैठक अमेरिका और चीन के बीच में बढ़ते व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि में हुई, और ये एक अस्थायी व्यापारिक समझौता भी हुआ। इसमें चीन पर अमेरिकी टैरिफ की कमी, जो भी अमेरिकी टैरिफ है उसमें कमी, और चीन द्वारा अमेरिका को दुर्लभ धातुओं के निर्यात में ढील जैसे कदम भी शामिल किए गए हैं दोनों देशों के बीच में। अब G2 ये एक अवधारणा है जो 2005 में अर्थशास्त्री सी फ्रेड बर्गस्टोन के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। कब? 2005 में एक अर्थशास्त्री थे सी फ्रेड बर्गस्टेन, इनके द्वारा इसको ये अवधारणा दी गई थी, एक सोच थी, और यह शब्दावली चीन की जो महान शक्ति के रूप में औपचारिक मान्यता का दर्शाती है, और इस विचार को बढ़ावा देती है कि अमेरिका और चीन मिलकर वैश्विक प्रमुख मुद्दों जैसे समष्टि आर्थिक स्थिरता, ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदारी साझा करें, और इससे विश्व को जो प्रभाव के दो क्षेत्रों में विभाजित करने की धारणा उभरती है। एक तो चीन हो गया और एक ये अमेरिका। G2 द्विध्रुवीय व्यापारिक व्यवस्था के इसके निहितार्थ क्या हैं? निहितार्थ यहाँ से निष्कर्ष इसमें क्या निकलता है? जैसे वैश्विक द्विध्रुवीय व्यवस्थाएं एवं रणनीतिक जो पुनर्संरेखण है, जो G2 है इसकी रूपरेखा विश्व व्यवस्था में परिवर्तन का ये संकेत देती है। अब इसमें चीन को अमेरिका के लगभग समकक्ष ही माना गया है, चीन को अमेरिका के बराबर माना गया है, और अमेरिका और चीन सहयोग को प्राथमिकता भी दी गई है। जैसे यूरोपीय संघ, रूस, भारत और जापान जैसी शक्तियां दरकिनार
हो जाती हैं। इससे यही लगता है कि जो यूरोपीय संघ है, रूस है, भारत और जापान ये दरकिनार हो जाती हैं। चीन के लिए आर्थिक लाभ भी होंगे इसमें। अब चीन जो भी दुर्लभ धातु हैं उनका निर्यात करेगा, किसको? अमेरिका को। अब सुरक्षा आश्वासनों का क्षरण भी होगा इसमें। जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं उनको आशंका है कि जो G2 व्यवस्था है इसमें पूर्वी एशिया जैसे ताइवान के संदर्भ में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति कम हो सकती है वहां पर, और सुरक्षा प्रतिबद्धताएं भी कमजोर पड़ सकती हैं जो सुरक्षा से रिलेटेड है। इसमें भारत अमेरिका संबंधों में जो तनाव है, अब यह बदलाव पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों के बीच में आया है, और इसमें जो भारतीय वस्तुओं पर बढ़े हुए टैरिफ हैं वो भी शामिल होंगे। इसमें जैसे क्वाड शिखर सम्मेलन की स्थापना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के उदय को संतुलित करने के लिए भारत अमेरिका साझेदारी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता भी बढ़ाती है। G2 के गठन को सीमित करने वाले जो प्रमुख निर्धारक हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो राजनीतिक और वैचारिक मतभेद, आपसी विश्वास और प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी इसमें, और चीन द्वारा अवधारणा की अस्वीकृति भी होगी। और भारत के लिए जो आगे की राह है वो है रणनीतिक स्वायत्ताओं को बनाए रखना। जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसको बनाए रखना, जैसे कि ब्रिक्स, क्वाड आदि में भागीदारी, इनको बनाए रखना भारत के लिए ही सही होगा। आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी का विविधीकरण भी करना और सहयोग को गहन करना, जैसे आसियान उदाहरण के लिए है। इसमें निष्कर्ष की बात करें, G2 ये चर्चा में रहा जो अमेरिका और चीन संबंधों के महत्व देता है, और इसमें गहन अविश्वास, वैचारिक मतभेद वास्तविक द्विध्रुवीय व्यवस्था की संभावना को ये कम करता है, और भारत के लिए जो प्राथमिकता अपनी रणनीतिक स्वायत्ता उसको बनाए रखना और विविध साझेदारी का इसमें विस्तार भी करना, समान विचारधारा वाले देशों के साथ में बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना है भारत के लिए। G20 शिखर सम्मेलन 2025 ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 20वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसके जो थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता, इसकी थीम थी। इसमें यहाँ पर देखें इसके सदस्य, इसमें 19 मेंबर्स हैं और प्लस के एक EU है। 19 सदस्य हैं, 19 देश हैं और एक EU इसमें शामिल है। अब यहाँ पर G8 जो G8 है उसके सदस्य देश में G7 प्लस के 1 G7। इसमें पूछा जा सकता है कि जो पूर्व G8 था इसमें G7 अब इसमें सदस्य हैं, तो इसमें यहाँ पर रूस भी शामिल है, ये रहा रूस, और G7 क्योंकि रूस को इससे हटा दिया गया था G7 से, तो इसके पूरे के पूरे सदस्य इसमें शामिल है, पूछा जा सकता है। और इसमें एक है यहाँ पर EU और 19 सदस्य हैं। अफ्रीकी धरती पर आयोजित होने वाला ये पहला G20 शिखर सम्मेलन था, और भारत में पहली बार 2023 में किया गया था। और ये G20 जो G20 है इसकी अध्यक्षता अफ्रीकी दर्शन उबंटू में हुई, मैं हूं क्योंकि हम हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025 के जो मुख्य परिणाम रहे, जोहान्सबर्ग घोषणा, ये पूछा जा सकता है जोहान्सबर्ग घोषणा किससे संबंधित रही, किस शिखर सम्मेलन से? इसमें ऋण स्थिरता, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन का प्रस्ताव किया गया, और वैश्विक समुत्थानशीलता और विकास की बात की गई। 2027 तक संयुक्त राष्ट्र की अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल को लागू करके प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के जो सार्वभौमिक कवरेज है उसका संकल्प भी लिया। अफ्रीकी देशों में कंप्यूटिंग शक्ति और प्रतिभा का विस्तार करने के लिए जो अफ्रीका है उसके लिए AI पहल की भी शुरुआत की गई। ऊर्जा और जलवायु संक्रमण, विश्व बैंक समूह और अफ्रीकी जो विकास बैंक है उसके नेतृत्व में मिशन 300, जो मिशन 300 है वो भी इसी से ही संबंधित रहा। 2030 तक अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली से भी जोड़ा जाएगा, इसमें ये बोला गया है 2030 तक अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली से जोड़ा जाएगा। G20 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। G20 एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। जब एशियाई वित्तीय संकट हुआ था उसके बाद में 1999 की इसकी स्थापना हुई थी, और 19 देश एक EU और अफ्रीकी संघ AU इसमें शामिल है।
प्रतिनिधित्व की बात करें तो यह है वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसका 80% है लगभग, और वैश्विक निर्यात में 75% की इसकी भूमिका रहती है, और वैश्विक जनसंख्या के इसमें 60% का प्रतिनिधित्व करता है, और भारत भी इसमें शामिल है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, और इसमें 2 समानांतर धाराओं के माध्यम से संचालित भी होता है। एक तो वित्त ट्रैक जिसमें वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर है उनके नेतृत्व में, और शेरपा ट्रैक, जो शेरपा ट्रैक है इसका नेतृत्व शेरपा करते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्षों के प्रति होते हैं, प्रतिनिधि होंगे वो करेंगे। इसमें G20 क्रिटिकल जो मिनरल्स फ्रेमवर्क है ये, इसमें स्वैच्छिक और जो गैर बाध्यकारी रूपरेखा है इसका उद्देश्य है सतत मूल्य श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना होता है। इसमें जो खनिज अन्वेषण है उनके निवेश को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, और सतत खनन प्रथाओं के लिए भी इसमें शासन को सुदृढ़ भी करना होता है। इसमें युवा एवं लैंगिक लक्ष्य जैसे नेल्सन मंडेला बे टारगेट, इसका उद्देश्य 2030 तक रोजगार, शिक्षा, प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने वाले जो नीट युवाओं की दर में 5% तक की कमी करना है, जो भी इसमें शामिल नहीं हुए हैं। संशोधित जो ब्रिस्बेन एथिक्विनी लक्ष्य है इसको अपनाया गया है इसमें, और इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है 2030 तक जो श्रम बल भागीदारी है उसमें लैंगिक अंतराल को 2012 के स्तर से 25% कम करना है। ये किस में बोला गया, ये भी कहीं भी यूज किया जा सकता है और पूछा भी जा सकता है प्रीलिम्स में। 2030 तक इसमें 2012 के स्तर का 25% कम करना है। जो श्रम बल भागीदारी है उसमें लैंगिक अंतराल, जैसे पुरुष है, पुरुषों की संख्या श्रम बल भागीदारी में ज़्यादा है और महिलाओं की कम है, तो उसमें 25% की कमी लानी है 2012 के स्तर का। G20 शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान भारत द्वारा जो प्रस्तावित पहले की गई है, जैसे G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार, G20 अफ्रीका इसमें कौशल गुणक, और इसमें G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल और ओपन सैटेलाइट डेटा साझेदारी, महत्वपूर्ण खनिज चक्रीयता पहल और मादक द्रव्य आतंकवाद साठ गांठ के विरुद्ध जो G20 की पहल है। G20 का महत्व क्या है, वैधता और समावेशिता, वैधता और समावेशिता, जैसे G20 है इसमें G7 और उभरती हुई जो भी अर्थव्यवस्था ब्रिक्स हैं उनको ये एक साथ लेकर आता है। इसमें अफ्रीकी संघ भी शामिल है। आर्थिक संकट प्रबंधन इसका महत्व है। इसमें 2008 के जो वित्तीय संकट है उसको वैश्विक मंदी में बदलने से रोकने में अपनी प्रभावकारिता प्रदर्शित भी की है इसने, और बहुपक्षीय सुधार पर रोक, जैसे IMF, विश्व बैंक, WTO के सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली सामूहिक आवाज के रूप में ये कार्य करता है। वैश्विक एजेंडा निर्धारक, इसमें G20 प्रभावी रूप से प्रमुख वैश्विक मानदंडों और नीतियों को स्थापित करता है। G20 शिखर सम्मेलन 2005 में ये ग्लोबल साउथ से संबंधित प्रभावशीलता, जो बदलती शक्ति प्रभाव गतिशीलता है इसमें इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की जो 4 वर्षीय निरंतरता है। इसमें ग्लोबल साउथ देशों ने वैश्विक स्तर पर ऋण स्थिरता और एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण जैसी विकासात्मक जो प्राथमिकता है उनको व्यक्त करने के लिए इस मंच का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। कौन कौन से, इसमें इंडोनेशिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका। G20 शिखर सम्मेलन, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार ACITI जो साझेदारी की घोषणा की गई है, और इसका उद्देश्य है कि जो महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियाँ उनके क्षेत्र में आपसी सहयोग को सुदृढ़ भी करना है। समकालीन विश्व व्यवस्था में G20 के समक्ष जो चुनौतियां रही हैं, इसमें चुनौतियां एक तो सहमति का अभाव रहा है और क्षीण होती वैधता, गैर बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं और असामान्य चुनौतियों के लिए अप्रभावी कॉमन फ्रेमवर्क भी है। इसमें अन्य चुनौतियां भी दी गई हैं, जैसे कि संरक्षणवाद और व्यापार। संरक्षणवाद ये एक आर्थिक नीति होती है जो संरक्षणवाद होता है, और इसके अंतर्गत जो भी आयात शुल्क होता है जैसे टैरिफ्स, इसमें बढ़ा दिए जाते हैं जिससे कि आयात कम कर सकें दूसरे देश उस देश में।
जो निर्यात करने वाले देश हैं इसमें आयात कोटा, सब्सिडी और जो अन्य गैर टैरिफ बाधाएं होती हैं, अन्य गैर टैरिफ बाधाएं जैसे कि कोई दूसरा देश है और उसका जो प्रोडक्ट है उसको बोल दिया जाए किसी जो वो देश उसमें आयात करना है, जैसे ये यूएसए है और यहाँ पर ये इंडिया है। अब इंडिया भारत को मान लिया कि मैंगो यहाँ पर निर्यात कर रहा है, तो अब यूएसए क्या बोलेगा कि तुमने इस दवाई का इसमें इस्तेमाल किया है, तुमने ये फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया है, तो वो इसमें गैर टैरिफ बाधाओं में आ जाती हैं। तो इसमें यही है संरक्षणवाद और व्यापार। इसमें अमेरिका में MAGA जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका एक राजनीतिक नारा है जो अक्सर नहीं संरक्षणवादी नीतियों जैसे अमेरिका फर्स्ट और राष्ट्रीय हितों पर जोर देता है, ये इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें जो विदेशी कंपनियां होती हैं उन पर कोटा तय करना होता है और प्रतिबंध लगाना होता है जिससे कि वो उस देश में निर्यात ना कर सकें। एजेंडा का जो अत्यधिक विस्तार है वो भी इसमें निष्कर्ष की बात करें तो ऋण राहत, महत्वपूर्ण खनिजों और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से संबंधित जो भी G20 की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की ये भारत की क्षमता बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने में उनकी भूमिका को निर्धारित करेगी। इसलिए जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन भारत के लिए एजेंडा निर्धारण को सतत वैश्विक नेतृत्व में बदलने के लिए रणनीतिक मोड़ को चिन्हित करता है। भारत अमेरिका संबंध, ये भारत अमेरिका संबंध है। इसमें भारत और अमेरिका ने रक्षा साझेदारी के लिए 10 वर्षीय फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और अमेरिका के बीच में, और ये समझौता 2005 और 2015 में हस्ताक्षरित समान 10 वर्षीय फ्रेमवर्क समझौते का अनुवर्ती है। अमेरिका ने हाल ही में भारत को जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, एक्स कैलिबर जो गाइडेड आर्टिलरी गोला बारूद और संबंधित जो उपकरणों की बिक्री है उसको मंजूरी दी है। भारत अमेरिका संबंध ये 1962 के जो चीन भारत युद्ध के दौरान शुरू हुआ था और अमेरिका ने भारत को परिवहन विमान और हथियार और प्रशिक्षण की आपूर्ति की थी। इसमें भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 जो मंत्रीय वार्ता होती है वो भी होती है। ये भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री होते हैं और अमेरिका के भी इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री 2-2 शामिल होते हैं, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। इसमें रक्षा नीति समूह जो TPG है, इसमें भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक रणनीतिक निकाय होता है। इसमें सैन्य सहयोग समूह और यहाँ पर रक्षा संयुक्त कार्य समूह इसमें ये आते हैं। बुनियादी समझौते भी इसमें दिए गए हैं। इसमें ये पूछा गया है कि GSOMIA इसे 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था, जो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इसे 2016 में हस्ताक्षरित किया गया था और इसमें जो दोनों देशों की सेनाएं हैं वो ईंधन भरने और पुनर्पूर्ति करने के लिए एक दूसरे की जो सुविधाएं उनको पहुंच प्रदान करती हैं। इसमें कॉमकासा इसे 2018 में हस्ताक्षरित किया गया था। कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यह एनक्रिप्टेड जो संचार डेटा और उपकरण होते हैं उनकी बिक्री और आदान प्रदान की अनुमति देता है। इसमें बेका है जो 2020 में हस्ताक्षरित हुआ था भारत और यूएसए के बीच में। इसमें जो दोनों देशों की लंबी दूरी की नेविगेशन बेका, इसमें यहाँ पर कम्युनिकेशंस जो बेसिक एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशंस एग्रीमेंट है ये नेविगेशन से रिलेटेड है और मिसाइलों लक्ष्यीकरण के लिए इसमें भू स्थानिक जो सैटेलाइट डेटा है उसको साझा करने में सक्षम बनाती है। इसमें रक्षा व्यापार इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए और यहाँ से क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं कि कौन सा एग्रीमेंट कब किया गया था और किससे रिलेटेड है, मिलान करने से भी पूछा जाता है। इसमें रक्षा व्यापार इसकी स्थिति 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया और व्यापार सरलीकरण इसमें जो SDA 1 है, अब इसको 2018 में जैसे अमेरिकी सैन्य और दोहरे उपयोग वाली जो प्रौद्योगिकी होती हैं
की एक विस्तृत श्रृंखला तक रेंज लाइसेंस मुक्त पहुंच को भी ये सक्षम बनाता है। यह एक अमेरिकी दर्जा होता है, जैसे दूसरे देशों को इसमें दर्जा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। जैसे भारत हो गया, ये और भी अन्य देश हो सकते हैं। तो इसमें जो अन्य उन्नत उन्नत उच्च तकनीक होती है और इसमें जो संवेदनशील प्रौद्योगिकी होती है, उनके बिना किसी व्यक्तिगत इसमें लाइसेंस के आसानी से उनको अनुमति मिल जाती है। जो अमेरिका के अत्यधिक उन्नत उच्च तकनीक और संवेदनशील प्रौद्योगिकी होती है, उनको बिना किसी लाइसेंस के यहाँ पर अनुमति दे देता है इसमें यूएसए। तो इसमें यही बताया गया है। प्रमुख रक्षा अधिकरण जैसे P-8I और इसमें C-17 अपाचे, ये भी अमेरिका से ही लिए गए हैं। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास और इंटर ऑपरेबिलिटी द्विपक्षीय अभ्यास जैसे युद्ध अभ्यास इसमें सेना ये किया जाता है। वज्र प्रहार भी किया जाता है भारत और यूएसए के बीच में। कोप इंडिया भी और टाइगर ट्रायम्फ भी, ये भी इसमें पूछे जाते हैं। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास की बात करें तो मालाबार किया जाता है, रिमपैक और रेड फ्लैग भी। भारत अमेरिका रक्षा संबंधों का महत्व क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन, इसमें चीन के आक्रामक रूप को, जो चीन का आक्रामक रुख है उसको संतुलित करने के इसमें भारत की जो क्षमता उसको बढ़ावा देना है। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार अभ्यास किया जाता है। इसमें प्रौद्योगिकी और जो औद्योगिक साझेदारी हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें लॉजिस्टिक्स और जो वैश्विक पहुँच है, जो एक समझौता है LEMO इसके अंतर्गत, और आर्थिक और क्षमता लाभ भी, रूस से परे विविधीकरण भी। भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में जो प्रमुख बाधाएं हैं वो कौन कौन सी बाधाएं हैं? जैसे रणनीतिक स्वायत्तता की चुनौतियां हैं। इसमें रूस के साथ S-400 सौदे के दौरान ये कार्डसा संबंधित चिंताएं भी देखी गई हैं। सीमित प्रौद्योगिकी पहुंच जो SDA-1 है, इसमें बोल तो दिया गया है कि हम तुम्हें उन्नत, जो अत्यधिक उन्नत है, उच्च तकनीक है और जो संवेदन प्रौद्योगिकी है हम तुम्हें देंगे, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ही सीमित पहुंच है। विभिन्न जो क्षेत्रीय प्राथमिकता है और रूसी विरासत प्रणालियां और अप्रत्याशित जो अमेरिकी राजनीति है, इसमें बदलते महाशक्ति समीकरण, जो मजबूत रूस चीन साझेदारी भारत के रक्षा विकल्पों को ये प्रभावित कर सकती है। इसमें निष्कर्ष है नवीनीकृत 10 वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क, इसमें भारत और अमेरिका संबंधों के जो भी क्रेता विक्रेता से आगे बढ़कर वास्तविक रणनीतिक और औद्योगिक साझेदारी में बदलने का अवसर देता है। यह सह विकास को गहन करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बाधाएं कम करने, रणनीतिक स्वायत्तता के अनुरूप सहयोग को संरेखित करने, इसमें क्षेत्र में जो इस हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें शक्ति संतुलन और भारत की दीर्घकालिक रक्षा आत्मनिर्भरता और उसकी वैश्विक सुरक्षा भूमिका को सुदृढ़ भी ये कर सकती है। भारत भूटान संबंध, भारत भूटान संबंध के बारे में दिया गया है। जो भूटान के महामहिम राजा हैं, उनके निमंत्रण पर भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्राएं भी की गई। इसमें जो यात्रा थिम्पू में ग्लोबल पीस प्रेशर फेस्टिवल, भारत से भगवान बुद्ध के जो पीपर हवा अवशेष है उनकी प्रदर्शनी प्रदर्शित इसमें की गई है। और इसमें पुनास गच्छो जो 2 जल विद्युत परियोजनाएं, इसका उद्घाटन किया गया। और यहाँ पर ये कोकराझार जो गैलेफू और बनार हाट शांत से रेल लिंक जो शामिल इसमें ये है। और भारत ने वाराणसी में भूमि आवंटन करेगा, किसके लिए? जो भूटानी मंदिर और मठ है उसके निर्माण के लिए। इसमें यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक विकास भी दिए गए दोनों देशों के बीच में। इसमें मैत्री और सहयोग की संधि ये 1949 में हुई थी और 1949 की जो संधि है इसका संशोधन 2007 में हुआ था। भारत भूटान के जो द्विपक्षीय संबंध, इसका महत्व, भारत के लिए महत्व यही है कि जो ऊपर चीन है और यहाँ पर भूटान पड़ जाता है, नीचे भारत है, तो भारत के लिए एक ये बफर क्षेत्र की भूमिका निभाता है, बीच में पड़ जाता है इसलिए। और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अब भारत 2986 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 5 प्रमुख जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे चुखा, इसमें पूछा जा सकता है ये क्या है? चुखा, कुरीचू, ताला, मांगदेचू और ब्रांस गछु 2 ये शामिल हैं और ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं। आर्थिक पहुंच, इसमें भारत
जो भूटान है भारत का शीर्ष भागीदार, व्यापारिक भागीदार और प्रमुख निवेश गंतव्य भी बना हुआ है। जो भीम यूपीआई और रुपए है, इस कार्ड का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी किया गया है। भूटान अपने क्यूआर परिनियोजन में यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश भी बन गया है और रुपए कार्ड वहाँ पूर्णत अंतर संचालनीय भी है। अब इसमें भूटान के लिए देख लेते हैं कि भूटान के लिए क्या फायदे हैं। इसमें आर्थिक विकास तो हो ही रहा है और राजस्व सृजन यहाँ पर भारत को विद्युत का जो निर्यात है, भूटान के राजस्व का ये लगभग 40% है और जीडीपी का ये 25% उत्पन्न करता है। भू आबद्ध प्रकृति से निपटना, जो मुक्त व्यापार यहाँ पर व्यवस्था है उसकी स्थापना, और इसमें वित्तीय स्थिरता, शिक्षा और क्षमता निर्माण में वृद्धि होगी और अंतरिक्ष सहयोग, और इसमें रक्षा सहयोग भी, जो यहाँ पर IMTRAT भूटान सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है, जो भारतीय सैन्य प्रशिक्षण टीम है। भारत और भूटान संबंधों में चुनौतियां क्या हैं। अब इसमें जो चीन की ओर से भू राजनीतिक दबाव आता है, इसमें एक तो यही है, और इसमें डोकलाम दुविधा है, आर्थिक धारणाएं भी और जल विद्युत वित्त पोषण की शर्तें भी इसमें शामिल हैं। इसमें जो अनुदान ऋण का अनुपात है वो 60 और 40 है, और इसमें ऋण अक्सर उच्च ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता का 60 से 70% हिस्सा है। इससे भारत के उद्देश्यों पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसमें भारत भूटान साझा आध्यात्मिक विरासत और गहरे आपसी विश्वास पर आधारित एक अनूठी साझेदारी को ये दर्शाते हैं, और इस साझेदारी को ऐतिहासिक रूप से 1949 की संधि और इसके संशोधित 2007 के संस्करण द्वारा सुदृढ़ भी किया गया है। हाल ही की जो यात्राएं हैं, ये भारी वित्तीय प्रतिबद्धताओं और महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से एक दृढ़ और वास्तविक भागीदार बने रहने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट है UNAT इनिशिएटिव एक्शन प्लान। इसमें जो UNAT इनिशिएटिव प्लान है, इसमें UN के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है, और यह संपूर्ण प्रणाली में जो सुधार हैं उनको लागू किया जाएगा। इसमें यहाँ पर समन्वित ये एक रोड मैप है जो UN के द्वारा किया गया है। UN द्वारा मार्च 2025 में शुरू एक सुधार एजेंडा है, और इसमें बेहतर कार्य प्रणाली, संसाधन प्रबंधन, जो भी संसाधन है, घटते संसाधन हो रहे तो उनका सही से प्रबंधन किया जाए, संरचनात्मक बदलाव किया जाए, जैसे कि शांति अभियान है, मानवीय सहायता और विकास प्रणाली, आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार करना, ये इसमें शामिल है। इसमें UN इनिशिएटिव एक्शन प्लान के बारे में बताया गया, जो अभी हमने देखा है। इसमें 3 यहाँ पर जो कार्यधाराएं हैं, एक तो दक्षता और सुधारों की पहचान करना, और अधिदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, और संरचनात्मक परिवर्तनों में कार्यक्रमों के पुनर्गठन का परीक्षण भी करना। इसमें जो निर्धारित समय सीमा दी गई है, नवंबर 2025 से दिसंबर 2026 तक की दी गई है। शांति और सुरक्षा, मानवीय प्रतिक्रिया, विकास प्रणाली और संस्थागत विलय, परिचालनात्मक ये सक्षम करता, इसमें एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाएं और सरलीकृत जो प्रशिक्षण प्रणाली है। इसमें मेनली यही है कि इसको UN के द्वारा मार्च 2025 में शुरू किया गया है। जो भी एजेंडा है UN का, उसमें सुधार किया जाए, बस यही है। और इसकी आवश्यकता क्यों हुई है, इसमें जैसे कि अप्रासंगिक प्रतिनिधित्व हो रहा है, और इसमें विश्वसनीयता और वैश्विक विश्वास की कमी और शासन संबंधी भी इसमें चुनौतियां देखी जा रही हैं। संसाधनों की कमी हो रही है इसलिए, और पुरानी प्रणालियां हो गई हैं इसलिए भी सुधार भी करना है। और इसमें संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी उत्पत्ति 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, ये 1945 में हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें जो सदस्य देश हैं 193 हैं, और भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। इसमें सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय द्वारा देशों को सदस्यता प्रदान की जाती है। ये इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है इसमें हाल ही में UNAT इनिशिएटिव एक्शन प्लान रहा, इसका क्या उद्देश्य है। इसके अंग दिए गए जैसे कि महासभा, UNGA, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और इकोसोक है, और ICJ और न्यास परिषद, इसमें जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और इसमें सचिवालय है। तो इसमें
इसके जो अंग हैं इसमें एक तो महासभा 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हैं और पहले भी इसमें पूछे गए हैं कौन कौन से अंग हैं इसमें शामिल यूएन के। तो यूएनजीए, यूएनएससी, इकोसोक, आईसीजे और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो न्यास परिषद है और सचिवालय है। इनके अलग अलग से भी पता होना चाहिए कि ये किसका काम करता है, ये किसमें, इसमें कितने मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। इसमें कुछ विशिष्ट एजेंसियां भी हैं जो यूएन से जुड़ी हुई हैं, कुल हैं इसमें 15। ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कुल एजेंसियां कितनी हैं जो यूएन से जुड़ी हुई हैं, 15 है। जैसे कि FAO, ICAO जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल में है, IFAD और इसमें ILO, IMF, IMO, ITU इसमें ये टोटल है 15 और निधियां और कार्यक्रम UN, यूनिसेफ, UNDP, UNEP और UN हैबिटेट। निष्कर्ष की बात करें जो UN80 है इसके अंतर्गत जो भी बहुपक्षीय शासन व्यवस्था इसका आधुनिकीकरण करके दक्षता में सुधार करके वही बात इसमें बताई गई है। इसमें आगे संक्षिप्त सुर्खियां हैं। पूर्वी शिखर सम्मेलन की बात करें, ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट जो 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ये मलेशिया के कुआलालंपुर घोषणा पत्र इसमें अपनाया गया और इसका जो उद्देश्य है ये 2045 हमारा साझा भविष्य जो आसियान 2045 है, EAS कार्य योजना 2024 से 28 के अंतर्गत इसको कार्यान्वित करना है। इसमें जो शांति और स्थिरता पर जो कुआलालंपुर घोषणा पत्र इसको अपनाया गया जो 20वां EAS समिट हुआ। अब इसमें ये पूर्वी एशिया में शांति जो पूर्वी ईस्ट एशिया है और स्थिरता, समृद्धि को बढ़ावा देना, रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर भी संवाद करना है। इसकी उत्पत्ति 2005 में हुई थी और इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ये मलेशिया में ही आयोजित हुआ था, मलेशिया के कुआलालंपुर में। प्रकृति इसमें क्या है, यह सहभागी देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष हैं उनकी एक वार्षिक बैठक होती है। इसमें सदस्य जैसे आसियान, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, चीन भी है, भारत भी है इसमें और जापान, लेकिन आसियान में भारत शामिल नहीं है। न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस इसमें शामिल है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो एपक है इसका शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया के यहाँ पर ग्योंगजू शहर में आयोजित किया गया। इसका सचिवालय सिंगापुर में स्थित है। एपक की घोषणा 1989 में की गई थी और एपक में इसमें 21 देश हैं जो भी एशिया प्रशांत जो पैसिफिक है उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है भारत को। और उद्देश्य एपक का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक सक्रिय और सामंजस्यपूर्ण समुदाय का निर्माण करना, मुक्त और खुले व्यापार एवं निवेश का समर्थन भी करे, आर्थिक एकीकरण व सहयोग को बढ़ावा भी देना है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार इससे रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत ने इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत ने जोहान्सबर्ग में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था तो इसमें नए त्रिपक्षीय ढांचे ACITI की घोषणा भी की है। इस क्या है ये, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, C फॉर कनाडा, I फॉर भारत और यहाँ पर T फॉर यहाँ पर टेक्नोलॉजी, I फॉर इसमें है इनोवेशन। इसके बारे में 3 कंट्रीज हैं ये, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत। एक नए त्रिपक्षीय ढांचे की घोषणा भी की है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती जो प्रौद्योगिकी हैं उनका नवाचार के क्षेत्रों में इसमें सहयोग बढ़ाना है। इसमें फोकस क्षेत्र भी दिए गए हैं, कौन कौन से, खनिजों में विविध व लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं और अपने देश के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए AI के विकास और उसे व्यापक रूप से अपनाने में तेजी लाने की जो भी तरीके हैं उनका भी पता लगाना। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन WAICO एपक की जो बैठक है वो दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित की गई और इस बैठक में चीन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मानदंडों को शासित करने के लिए एक वैश्विक निकाय WAICO का समर्थन किया है। अब इसका लक्ष्य जो विश्व सहयोग के लिए वैश्विक मानक का निर्धारित करना है और इसमें चीन की जो 2023 की वैश्विक AI गवर्नेंस पहल है उनके सिद्धांतों को शामिल किया गया है और इन सिद्धांतों में मानव केंद्रित डिजाइन, डेटा संप्रभुता और एल्गोरिथ्म में पारदर्शिता पर बल दिया गया है। इसकी घोषणा की गई थी ये शंघाई में जब आयोजित किया गया विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 2025 के दौरान।
इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं, एआई गवर्नेंस की अंतर्राष्ट्रीय संरचना की पुनर्कल्पना करना है और चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका के विकल्प के रूप में स्थापित भी करना है। जो अब्राहम रिकॉर्ड्स हैं, इसका उद्देश्य ये है कि जो मध्य पूर्व है उसमें शांति स्थापित करना, और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने पुष्टि की है और कजाकिस्तान अब्राहम रिकॉर्ड्स का हिस्सा होगा, ऐसा बोला है। अब्राहम रिकॉर्ड्स के बारे में देखें तो इसमें इजराइल और जो अरब देश हैं, एक तो इजराइल और अरब देशों के बीच में जो भी संबंध है उनको सामान्य बनाना, व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा देना है, इसका ये उद्देश्य है। और इसमें इसका जो नाम है ये बाइबल के अब्राहम के नाम पर रखा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। यहूदी और अरब दोनों ही अपना साझा पूर्वज और बंधुत्व का प्रतीक भी मानते हैं, जिन्हें यहाँ पर बताया गया है कि जो बाइबल के अब्राहम के नाम पर रखा गया है और जिन्हें यहूदी और अरब दोनों ही अपना साझा पूर्वज और बंधुत्व मानते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है वो प्रारंभिक वर्ष 2020 में इजराइल के साथ में संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन और मोरक्को के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। जल अभिसमय की बात करें तो बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र के जो सीमा पार जलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण पर एवं जो उपयोग पर जल अभिसमय में शामिल दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। कौन बना है? बांग्लादेश बना है जल अभिसमय में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बांग्लादेश। 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया था और 1996 में ये लागू भी हो गया था, और यह साझा जल संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से एक बाध्यकारी अभिसमय है। सीमा पार प्रभावों को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने की अपेक्षा की गई है। ये संसाधनों का उचित, न्याय संगत और संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करता है। यह तटवर्ती देशों के बीच में समझौते और जो संयुक्त निकाय हैं उनके माध्यम से सहयोग को भी अनिवार्य करता है। बस इसमें ये इम्पोर्टेंट है, जल अभिसमय में बांग्लादेश दक्षिण एशिया का पहला देश है जो शामिल हो गया है, और इसे जो जल अभिसमय है 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया था और इसमें ये लागू हो गया था। बाकी की तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अनेगाडा पैसेज है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका जो नार्को आतंकवाद है उसके खिलाफ। नार्को आतंकवाद इसमें ये ड्रग्स के जो काले धंधे होते हैं और आतंकवाद का एक खतरनाक मिश्रण होता है जो किसी देश की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर भी खतरा है। तो इसमें यहाँ पर ड्रग्स के जो काले धंधे होते हैं और आतंकवाद का दोनों का एक ये मिश्रण होता है, और अमेरिका ने इसके खिलाफ कैरिबियन सागर में ऑपरेशन सदर्न स्पीयर संचालित रहा। अब पूछा जा सकता है कि जो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर है ये किससे संबंधित रहा। अनेगाडा जो पैसेज है से आवागमन भी किया गया जो कैरिबियन सागर में स्थित है। अनेगाडा पैसेज की बात करें तो ये कैरिबियन सागर जो अटलांटिक महासागर है इसको कैरिबियन सागर से जोड़ता है, और वेस्ट इंडीज में ये एक चैनल है। यह 65 किलोमीटर चौड़ा है और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह पश्चिम को जो लीवार्ड द्वीप समूह दक्षिण पूर्व से अलग भी करता है, और इसमें उन दो मार्गों में से ये एक है जिनके माध्यम से उपसतही जल और कैरिबियन सागर में प्रवेश करता है, और दूसरा इसमें विंडवार्ड पैसेज है वो भी यहीं पर ही स्थित है।